साथ आस्था कौशिक। यूपी चुनाव के आखिरी दौर का मतदान अपने आखिरी मकाम पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित शुक्ला। शाम 6 बजते यूपी चुनाव का मतदान समाप्त हो जाएगा और पिछले 1.5 महीने से चल रहा चुनाव का शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर पीछे छूट जाएगा और सबको इंतजार रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च का, जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। लेकिन आज ही न्यूज 18 आपको बताने जा रहा है कि यूपी और उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च से पहले ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया। हम आपको सिलसिलेवार यूपी और उत्तराखंड के हर एक जिले और क्षेत्र का हाल बताने जा रहे हैं कि चुनाव के दौरान कौन से मुद्दे छाए रहे और जनता ने किन मुद्दों के आधार पर मतदान किया है, जिससे चुनाव नतीजों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। यूपी में क्या होगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर जो तस्वीरें सामने आने वाली हैं, सारी तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर अखिलेश यादव 2012 का करिश्मा दोहराएंगे? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। एक तरफ आखिरी दौर का मतदान बस खत्म ही होने वाला है, तो क्या योगी आदित्यनाथ या भाजपा एक बार फिर से रिपीट करेगी या समाजवादी पार्टी पूरी बाजी को पलट देगी? यूपी में कैसा प्रदर्शन आखिर कांग्रेस का रहेगा? क्या इस बार प्रियंका का जादू चलेगा या नहीं, हम आपको बताएंगे। तो ये 4 प्रमुख चेहरे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती। जनता ने लगभग अपना फैसला तय कर दिया है। अब इंतजार 10 मार्च का है, लेकिन उससे पहले उसकी झलक आज महा एग्जिट पोल जो कि न्यूज 18 आपको दिखाने जा रहा है, उसमें आप सभी को मिल जाएगी। बड़ा सवाल यही कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद जनता ने आखिर क्या फैसला सुनाया है, उसकी झलक हम आपको दिखाएंगे। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हर पार्टी पूरा दम भर रही है कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन देखना होगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, सवाल यह भी है। क्या धामी उत्तराखंड में सरकार रिपीट करने का इतिहास बनाने जा रहे हैं या फिर हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने जा रही है? आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और बहुजन समाज पार्टी क्या इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है? उत्तराखंड को लेकर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सभी पार्टियों की तरफ से पूरा दावा किया जा रहा है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार चुनावी ताल ठोक रही है, उसका भी यह दावा है कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीर क्या आती है, नंबर्स क्या आते हैं, वो हम आपके सामने आपसे थोड़ी देर बाद रखने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद अब सबकी नजरें यही टिकी हैं कि नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है अमित बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का इसे अब तक का सबसे बड़ा और दिलचस्प चुनाव कई लिहाज से कहा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखिए, आपने भी कई हजार किलोमीटर की यात्रा की है इन चुनावों में, मैंने भी लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा की है। आमतौर पर तीसरे चरण के बाद समझ आने लगता है कि आखिर जनता किस तरफ सोच रही है या कौन से मुद्दे हावी हैं। हाँ, इस बार बहुत अलग था 2012 और 2017 के मुकाबले। और अब चलते हैं डेटा एनालिसिस सेंटर न्यूज रूम में अपने सहयोगी अनुपम के पास, जो मैजिक कॉल के जरिए बताएंगे चुनावी आंकड़े और पूरा समीकरण। बिल्कुल, देखिए, डाटा एनालिसिस सेंटर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां से पल पल की अपडेट, यानी कि एक एक सीट के बारे में हम अपडेट देंगे। उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटें हैं वो और उत्तराखंड की 70 सीटों पर जिस तरीके से फिगर्स आई हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या मुद्दे और किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज, उसको एनालाइज करेंगे। एक एक पॉइंट वार चीजों को आज हम एनालाइज करेंगे। और अमित और आस्था, जिस तरीके से आप लगातार तमाम चीजों को रख रहे हैं, ऐसे में ये डाटा एनालिसिस सेंटर पर पूरा डाटा हमारा तैयार है और अगले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में जैसे ही एग्जिट पोल्स की कुछ फिगर्स हमारे पास सामने आएंगी तो हम एक एक सीट पर पॉइंट वार चीजों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 430 सीटों, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, पूर्वांचल की बात हो, अवध की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, हर रीजन में किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स और क्या चुनाव को लेकर के माहौल बना और कौन कौन सी चीजों ने सियासी माहौल को गरमाया भी, उनकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड में जो 70 सीटों का दंगल है उसमें इस बार क्या एनालिसिस निकलकर सामने आ रहा है, क्या एग्जिट पोल्स कह रहे हैं और क्या ये जो फैक्टर्स हम बताएंगे इस एनालिसिस के जरिए हर सीट पर 2017 की बात करें, 2012 की बात करें और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, वो आंकड़े भी हमने पूरी तरह से तैयारी की है और वो सारी चीजें अगले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में हम एक एक पॉइंट वार बिंदु के साथ एनालिसिस करेंगे। अमित और आस्था।
बिल्कुल अनुपम, आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ। आपके पास हम लौटेंगे और जानेंगे कि कौन सी दिलचस्प जानकारियां और डेटा एनालिसिस सेंटर से आप क्या आंकड़े सामने निकाल कर लाते हैं। इंतजार रहेगा, कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि न्यूज 18 आपको बताने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। अमित, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है, सबकी नजर टिकी है, खासतौर पर उत्तराखंड की बात करें तो लोगों के बीच में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है, क्योंकि राज्य का नेचर रहा है, हर 5 साल में सरकार बदलती है जनता, पर बीजेपी ने भी जबरदस्त जोर लगाया इस बार। बीते 2007 से 2012, 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिला, आस्था की सरकार बदल जाती है। और सबसे खास बात यह रही कि जो भी सरकार सत्ता में आती है पूर्ण बहुमत के साथ आती है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत टाइट रहा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का ही अगर हम जिक्र कर लें अमित, तो आमतौर पर शुरुआती चरणों के बाद समझ आने लगता है कि किसी एक पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। और अब भी जितने भी जानकार हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो यही कह रहे हैं कि किस पार्टी को बहुत ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, ऐसा फिलहाल हम नहीं कह सकते। और अब चलते हैं लखनऊ, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी मेनका चौधरी, जो बताएंगे महा एग्जिट पोल के लिए क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है। मेनका। बिल्कुल आस्था और अमित, इस वक्त लखनऊ में जिस लखनऊ की गद्दी के लिए, जिस लखनऊ के तख्तोताज के लिए लड़ाई चली उत्तर प्रदेश में भीषण, जहां पर मतदान 7 चरणों में संपन्न हुआ, 15 करोड़ से ज्यादा के मतदाता उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किसे चुना है, किसके माथे पर विजय तिलक लगाने जा रहे हैं और किसे मायूसी मिलने जा रही है, ये न्यूज 18 नतीजों से पहले महा एग्जिट पोल दिखाने वाला है। और इसकी एक भव्य तैयारी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर हमने की है। ये स्टेज, ये मंच देखें, यहाँ पर थोड़ी ही देर में हमारे सारे मेहमान होंगे और साथ ही ऑडियंस भी होगी, लखनऊ की जनता भी होगी और उनसे भी बात होगी एग्जिट पोल के एक एक सीट को लेकर, जो हम दिखाने वाले हैं महा एग्जिट पोल कि किसे कितनी सीट मिल रही है, मिल सकती है। वो जो तस्वीर, वो जो महा विश्लेषण न्यूज 18 दिखाने वाला है, बस कुछ ही पलों में हम शुरुआत करने वाले हैं। यूपी उत्तराखंड, आखिर कौन जीतने वाला है, कौन सरकार बनाने वाला है? क्या कांग्रेस उत्तराखंड में वापस आती है, या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वापस आती है, या बीजेपी दोनों ही जगहों पर सत्ता कायम रखने में कामयाब रहती है? लखनऊ ग्राउंड जीरो से उत्तर प्रदेश की तासीर बताएंगे हम, और महा एग्जिट पोल पर जो यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, यहाँ की ऑडियंस हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी चर्चा होगी, उनसे भी बात होगी कि उनका क्या कहना है, उनके मन की बात हमारे विश्लेषण में कितनी आ पा रही है। और साथ ही हमारे मेहमान होंगे, उनसे भी सवाल जवाब होगा कि उन्होंने जिन जिन मुद्दों को रखा है, क्या उन्हीं मुद्दों पर वोटिंग हुई है, क्या महा एग्जिट पोल में जो बात, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे वो इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते हैं? विश्लेषण होगा, बातचीत होगी, चर्चा होगी, पूरे उत्तर प्रदेश को समझेंगे हम। बस थोड़ी देर में यहां पर हमारे सारे मेहमान जुड़ जाएंगे। वापस नोएडा स्टूडियो, अमित, आस्था आपके पास। जी हाँ मेनका, बिल्कुल, और ये भव्य तैयारी की है न्यूज 18 ने, एग्जिट पोल और यहां तक कि नतीजों के लिए भी सबसे बड़ा विश्लेषण न्यूज 18 लेकर आया है। लखनऊ से हमारे साथ मेनका जुड़ी हुई हैं, डाटा एनालिसिस सेंटर है, हमारा वर्चुअल सेंटर है, देहरादून से भी स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि न्यूज 18 आपको बताने जा रहा है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में महा एग्जिट पोल में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल अमित, तो जिस तरह मेनका ने बताया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आखिर कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, कि बहुत हद तक मुद्दों से भी झलक मिलती है कि मूड किस तरफ बन रहा है वोटर का। सही बात है। और अपने बयानों के माध्यम से कौन ज्यादा अच्छी तरीके से पब्लिक के बीच अपनी बात को पहुंचा पाया, यह भी समझने वाली बात होगी। जो हमारे साथ विश्लेषक जुड़ेंगे वो बताएंगे कि एक्स फैक्टर इस बार 2022 के चुनाव में क्या देखने को मिले। जी हां, और अब चलेंगे देहरादून स्टूडियो, जहां मौजूद हैं न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी, जो हमें बताएंगे आखिर क्या है पहाड़ के आंकड़े और समीकरण। जी अनुपम जी, ओवर टू यू। जी आस्था, बहुत धन्यवाद। और आज में हम लोग हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अपने स्टूडियोज़ में, न्यूज़ 18 के स्टूडियोज़ में। और जो आज चैनल आपको सबसे बड़ा जो महापोल दिखाने जा रहा है, महा एग्जिट पोल दिखाने जा रहा है, जो दोनों राज्यों का हुआ है, उसमें हम लोग अगले 3-4 दिन तक बात करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ कैसा चुनावी पैटर्न रहा, कौन सी पार्टी अपनी जीत के करीब जाती हुई दिख रही है। ये एक ऐसा राज्य है जहां सीधी लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी की। हालांकि आम आदमी पार्टी एक नई एंट्रेंट एक इस बार चुनाव में दिखी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर सीटों पे सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की। छोटा राज्य लेकिन बड़ी लड़ाई। तो हमारे साथ तमाम इसमें एक्सपर्ट जुड़ेंगे, हमारे संवाददाताओं का जाल है पूरा, वो जुड़ेगा। इसमें अलग अलग क्या कोड रहे,
क्या इस स्टेट में क्या लड़ाई है, कहां ये लड़ाई जाएगी। देखिए अभी तक जितने चुनाव हुए हैं इस राज्य में कोई भी एक पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीती है, तो क्या ये मिथक टूटेगा, इसका इंतजार हमें अगले 3-4 दिन के लिए करना होगा, 10 तारीख जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन लड़ाई दोनों पार्टियों का कहना है कि हमारे लिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में 2 मेहमान अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना और बीजेपी से सुरेश जोशी। तो यहां से शुरुआत होगी और उसके बाद लगातार ये बातचीत का दौर अगले 4 दिन तक बना रहेगा। आस्था, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपम जी, ये माहौल जो है बना रहेगा, लेकिन उस माहौल से पहले जो वो आज न्यूज़ 18 दिखाने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। ये चुनाव बड़ा था, लिहाजा इसका एग्जिट पोल भी बड़ा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि महा एग्जिट पोल है। और अब चलते अपनी सहयोगी मनु के पास, जो वर्चुअल ग्राफिक्स की मदद से कुछ आंकड़े हमारे सामने रखने वाली है। मनु। धन्यवाद अमित और आस्था आपका। तो मैं मौजूद हूं इस वक्त ग्रैंड और लाविश डेटा स्टूडियो में, जहां से हम अपने दर्शकों को बताएंगे हर आंकड़ा हर एंगल के साथ। आज तक आपने इतना भव्य, इतना ग्रैंड स्टूडियो किसी भी न्यूज चैनल में नहीं देखा होगा, जो आज हमने अपने दर्शकों के लिए तैयार किया है, जहां से एग्जिट पोल का हर आंकड़ा मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी। यूपी में क्या है बीजेपी की स्थिति, कौन सी पार्टियां, समाजवादी पार्टी को इस बार भी जनता ने वेटिंग मोड में रखा है, क्या है महा एग्जिट पोल के आंकड़े वो आपको बताऊंगी। उत्तराखंड की स्थिति भी यहीं से साफ होगी कि उत्तराखंड में क्या बीजेपी फिर वापसी कर रही है, क्या कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी। इस सभी सवालों के जवाब आंकड़ों के जरिए हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। इस ग्रैंड लैविश स्टूडियो से तमाम आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिग्गजों की जो तस्वीर है वो आपको बताते हैं कि यूपी और उत्तराखंड के कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ी बातें मैं आपको बताती हूं कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कौन सी सीट से लड़ रहे हैं? गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है और गोरखपुर से 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। सबसे कम उम्र के सांसदों में रहने का रिकॉर्ड भी योगी आदित्यनाथ के नाम है। और सबसे खास बात कि गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ और इन्हीं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है यूपी में। तो बहुत महत्वपूर्ण और सबसे वीवीआईपी हैं ये इस बार यूपी में। अगले दिग्गज की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव दूसरे सबसे बड़े दिग्गज हैं यूपी के, पहली बार चुनावी मैदान में है। 2012 से 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। और फिलहाल आजमगढ़ से सांसद हैं, कन्नौज और फिरोजाबाद से भी अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। और समाजवादी पार्टी इस बार इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तमाम दावे अखिलेश यादव की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में आने जा रही है। तो ये दिग्गज क्यों है, ये हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में। अब अगले दिग्गज की ओर चलेंगे। अगले दिग्गज कौन है वो हम आपको बताते हैं। अगले दिग्गज हैं बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मायावती दिग्गज चेहरा, बीएसपी का बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री है मायावती। लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है मायावती। और खास बात यह है कि कार्यकर्ताओं के बीच बहन जी के नाम से ये मशहूर है, बहन जी के नाम से इनको बुलाया जाता है। मायावती का भी ये दावा है कि अकेले दम पर बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है यूपी में। अगला दिग्गज चेहरा आपके सामने है प्रियंका गांधी।
2019 में सक्रिय राजनीति में आई हैं, कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं और यूपी में कांग्रेस की प्रभारी हैं। सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। हालांकि ये नकारती रही है कि सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन इन्हीं के फेस पर यूपी में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। रायबरेली और अमेठी जो खास तौर पर कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर ये प्रचार करते आई है और रॉबर्ट वाड्रा की ये पत्नी भी है। और अब हम वापस चलेंगे नोएडा मेन स्टूडियो अमित और आस्था के पास। जी हाँ, शुक्रिया मनु। तो आपने विस्तार से बताया कि आखिर दिलचस्प बातें जो हैं, चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियां, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनसे जुड़ी हुई क्या रही हैं। बड़ी और अहम बातें मनु ने हमारे साथ साझा की। लेकिन 2017 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 403 सीटों में बीजेपी प्लस को 321 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 54 सीटें मिली थी, जिसमें 47 सीटें समाजवादी पार्टी को और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया था। बीएसपी की बात करें तो 19 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी और अन्य के खाते में 9 सीटें गई थी। ये तो 2017 की तस्वीर रही, लेकिन 2022 की तस्वीर क्या रही वो 10 मार्च को नहीं, आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। बात एग्जैक्ट पोल की नहीं, एग्जिट पोल की होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल है, महा एग्जिट पोल हम इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ी तैयारी हमने आपके लिए की है। और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्दी आपको झलक मिलेगी कि आखिर क्या होने जा रहा है 10 तारीख को। वोटर्स ने किसकी किस्मत का फैसला किस तरह लिखा है। 2017 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कुल 403 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 321 सीटें मिली थी। एसपी और कांग्रेस को 54 सीटें हासिल हुई थी, जिनमें की 47 सीटें एसपी के खाते में गई और 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बसपा की बात करें तो 19 सीटें बसपा को मिली थी और अन्य के खाते में 9 सीटें गई थी। लेकिन 2017 से 2022 में आकर गठबंधन भी बदले हैं, दलों का, नेताओं का रुझान भी एक दूसरे को लेकर बदला है और कुछ नए समीकरण भी बनते दिखाई दिए हैं। तो इन बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच आखिर क्या होने जा रहा है, वो उसकी झलक हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। पुराने समीकरणों में था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी और एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार सबकी राहें पूरी तरीके से अलग हैं। न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल, यूपी चुनाव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने आने वाला है। 403 सीटों पर जीत हार का पूरा विश्लेषण होने जा रहा है। किसे मिलेगा बहुमत, कौन बनाएगा सरकार। जी हां, 403 सीटों का सबसे सटीक विश्लेषण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटें जिस पर मतदान खत्म हो चुका है, मतदान पूरा हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाने के करीब है या बना सकती है, इसका सबसे सटीक विश्लेषण न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल आज आपको बताने जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव पर यह सबसे बड़ा एग्जिट पोल है और इसीलिए हम इसको महा एग्जिट पोल कह रहे हैं, क्योंकि 403 सीटों पर जीत हार का विश्लेषण आज यहां होगा। तो उत्तर प्रदेश के 7 चरणों का रण कौन जीतेगा और उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर क्या होने जा रहा है, हर तस्वीर आपके सामने होगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जहां उत्तर प्रदेश में परचम लहराया था, वही तस्वीर उत्तराखंड में भी देखने को मिली थी। लेकिन 2022 में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ताल ठोकी है चुनावी मैदान में बीजेपी के सामने, वो कितना आंकड़ों में तब्दील कर पाए हैं नंबर्स को, ये देखने वाली बात है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त जो आखिरी फेज की पोलिंग उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, क्या खबर है उससे संबंधित? क्या मतदान खत्म हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कोई वादा कर पाएगी और ना ही जनता को लोक लुभावन कोई बातें बता पाएगी। आज आखिरी चरण में कुछ क्षण बचे हुए हैं। आजमगढ़ की जो और अंबेडकर नगर सीमा पर जो लगी हुई सीट है अतरौलिया, वहां पर मैं मौजूद हूं। हालांकि 3 से 4 बूथों पर मेरा जाना हुआ, लेकिन वक्त से पहले इन तमाम जगहों पर, हालांकि समय अब तक कुछ बचा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साह अब आखिरी वक्त में नज़र नहीं आ रहा। इक्का दुक्का मतदान करने वाले लोग ही यहाँ नज़र आ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो फिलहाल यहाँ पर वोटिंग लगभग 62% गई है। तमाम जो पार्टी के अभिकर्ता हैं, तमाम एजेंट्स हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वक्त का बस इंतजार कर रहे हैं कि अब से चंद पलों के बाद जैसे 6 बजेगा तमाम वोटिंग मशीन्स और ईवीएम्स हैं वो पैक होंगी और स्ट्रांग रूम की तरफ चली जाएंगी। लेकिन जो जहाँ तक आजमगढ़ की बात है, क्योंकि दिन भर हम कई विधानसभा सीटों में गए, चाहे अतरौलिया की बात हो या आजमगढ़ सदर हो, जो है इसके अलावा फूलपुर पवई हो, दीदारगंज, इन तमाम जगहों पर जाना हुआ। हालांकि लगातार वोटर्स की एक लंबी लाइन देखने को मिली, लेकिन क्योंकि आज
आज चुनाव का आखिरी दिन और आखिरी वक्त है, तो ऐसे में सभी बूथों पे लगभग 4:30-5 बजे तक ही वोटिंग का मैक्सिमम काम हो गया था। अब लोगों को इंतजार जिस बात का है, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि एग्जिट पोल को लेकर के, शायद उस नतीजे को जानने और सुनने के लिए, क्योंकि मेरे बगल में तमाम लोग जो थे, लोग बात भी कर रहे थे कि एग्जिट पोल को ही जानना तमाम लोग चाह रहे थे। तो मुझे लगता है तो इसलिए तमाम पोलिंग बूथ पर अब रश थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। अभी तक आचार संहिता की मजबूरियां थी अलाउद्दीन, लेकिन थोड़ी देर बाद हम आपसे यह भी समझेंगे कि क्या वाकई में आजमगढ़ के किले में भारतीय जनता पार्टी इस बार सेंधमारी कर पा रही है क्या? क्योंकि 2017 में जब मोदी लहर थी तब भी भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ में सिर्फ एक सीट मिली थी, तो 2022 में आजमगढ़ की तस्वीर क्या रहने वाली है, हम आपसे वो भी समझेंगे। लेकिन पब्लिक से जब आप बातचीत कर रहे थे तब पब्लिक के मूड को कितना आप भांप पाए, कितना समझ पाए? और देखिए लगातार आजमगढ़, क्योंकि ऑलरेडी ही अब जब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो खासतौर से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, मुलायम सिंह यादव का सैफ इटावा के बाद दूसरा सबसे मधुर रिश्ता रहा आजमगढ़ जिले से रहा। आजमगढ़ को लेकर के उन्होंने काफ़ी काम भी किया। आमतौर से कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के दूसरा घर है। तो ऐसे में 2012 के ट्रैक हिस्ट्री को जब देखते हैं तो उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को क्लीन स्वीप किया था, यानी समाजवादी पार्टी ने यहाँ 10 में से 10 सीटें जीती थी। लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी के खाते में 50% सीटें यानी 5 सीटें आई, 4 बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई और जो है बीजेपी को सिर्फ यहाँ पर एक सीट मिली थी। यानी 2017 में जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी आई तब भी आजमगढ़ में एक ही सीट जीत पाई थी। लेकिन अब क्योंकि जो एलाइज पार्टियां हैं, खासतौर से गठबंधन की पार्टियां हैं, उनका असर इन्हीं इलाकों में है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, किशोर मौर्य की बात कर लें, संजय चौहान जो कि जो है समाजवादी जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एलाइज जो हैं वो इर्द गिर्द के हैं। तो समाजवादी पार्टी को यकीन है कि 2012 का ट्रैक रिकॉर्ड एक बार फिर से वो दोहरा पाएंगे। हालांकि नतीजे 10 तारीख को आएंगे, 10 तारीख को ज़्यादा चीज़ें साफ होंगी, क्योंकि जो हम लोग हैं फील्ड में रहने के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर, जाति आंकड़ों के आधार पर ही हम तमाम बातें कहते हैं। तो ऐसे में 10 तारीख ज़्यादा बेहतर होगा रिजल्ट के लिए। लेकिन फिलहाल इस पूरे गढ़ को समाजवादी पार्टी के भेद पाना एक बड़ा लक्ष्य होगा दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि आजमगढ़ की बात करें तो उसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस लिहाज से भी कि यहां पर सीटें ज्यादा जीती थी। और वैसे भी अगर जातिगत समीकरणों को देखें तो आजमगढ़ का बहुत हद तक जो जातिगत समीकरण है वो सपा के से काफी अटैच रहता है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस बीच सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अमित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आखिरी दौर में वोटिंग चल रही है, क्या जानकारी आपको वहां से मिल रही है? कितना रुझान मतदान के प्रति लोगों में? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7th फेज के आज लास्ट दिन है, लास्ट कुछ अब मिनट रह गए। पहले तो मैं इन वोटरों को दिखाऊंगा इनकी जागरूकता। देखिए आपने वोट कास्ट किया, उंगली दिखाई है, किसने किसने स्याही लगाई है, देखिए थोड़ा पीछे होकर दिखाइए, कैमरा सब तक पहुंचेगा। ये सब युवा वोटर हैं आस्था, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, इनके चेहरे की खुशी बता रही है। इनमें से कई ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है? पहले आप नीचे रखिए, फर्स्ट किसने किसने कास्ट किया है पहली बार? आप बहुत ज्यादा। क्या बात जहन में चल रही थी अब आपके जौनपुर जनपद में, क्या बात आपके दिमाग में चल रही थी जब आपने वोट कास्ट किया? बस ये चाहते हैं कि जो हमें वोट दिया है, हाँ, बस वो हमारे लिए करे। बस जिसको आपने वोट दिया वो आपके लिए करे। इसमें पहली बार आपने कास्ट किया? यस सर। जी सर। क्या करते हैं आप पहले बताइए? हम तो एक टीचर हैं, मतलब बीएड कर रहे हैं अभी। अच्छा, और पहली बार वोट किया? यस सर। अच्छा चलिए, क्या बात आपके जहन में थी? अब तो कुछ मिनट रह गए, नाम किसी का नहीं बताइए, क्या सर? जी सर, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, और साथ ही साथ जो बीएड या बीटीसी बीटेड इन लोगों को जॉब मिले, शिक्षा के। जल्दी आगे आइए, क्विक रिएक्शन आपका चाहिए। आपने वोट कास्ट किया? दिखा दीजिए पहले अपना सिंबल। वेरी गुड। क्या इस दिमाग में क्या चल रहा था अभी जब पहली बार आप एक युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने के? सर, मैं बदलाव चाहना चाहता था, हाँ, कि सरकार बदले और हम लोगों का युवाओं का साथ सरकार ज्यादा काम करे। अच्छा युवाओं के साथ। देखिए ऐसा एक तो अगर कैमरामैन से कहूंगा पहले तो दिखाएं, ये सारे लोग जितने खड़े सब वोट कास्ट करके आए और अपने अधिकार समझ सकते हैं। जरा आपने निशान दिखाई जिसने वोट कास्ट किया है। देखिए लंबी संख्या यहाँ जौनपुर के अंदर है। अवेयरनेस कितनी है लोगों में, और अधिकतर जितने लोग यहाँ खड़े हैं उतने ही लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि अब 5:30 के बाद कैमरामैन को कहा गया कि अब आप सेंटर्स के थोड़ा 30 मीटर्स तक आगे चले आइए। तो ये वो लोग हैं जो वोट कास्ट करके, कुछ ने 4:30 वोट कास्ट किया, किसी ने 4:45 किया, किसी ने 4:15 किया। ये सब यहाँ अमित मौजूद है, यानी इनके जहन में भी कुछ चल रहा है और ये इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जिन लोगों ने वोट यहाँ कास्ट किया है, थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी किसके मन में जो चल रहा था वो परिणामों में कितना तब्दील होने जा रहा है। अमित, आप बने हमारे साथ, चलते हैं उत्तराखंड जहां से अनुपम त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, एग्जिट पोल को लेकर, महा एग्जिट पोल को लेकर किस तरीके की उत्सुकता वहां पर?
देखिए अमित, बहुत उत्सुकता है क्योंकि उत्तराखंड तो सबसे पहले फ्री हो गया था इलेक्शन से। उत्तर प्रदेश में तो आज आखिरी चरण चल रहा है। हमारे वहाँ तो 14 फरवरी को चुनाव हो गया था। नेता भी, जनता भी, वोटर्स, ये सब जानने के लिए उत्सुक हैं आखिर उत्तराखंड में क्या परिवर्तन के लिए वोट हुआ है या उसी सरकार को कंटिन्यू करने के लिए लोगों ने वोट दिया है। तो यहाँ पैटर्न आप देखेंगे, उत्तराखंड जो बनता है बेसिकली 70 सीटें यहाँ हैं, छोटा स्टेट है, लेकिन 29 सीटें कुमाऊं की, 41 सीटें गढ़वाल की, मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो वही किसी एक पार्टी को ला पाता है सत्ता में। तो पूरे एग्जिट पोल को लेके बहुत चर्चा है और सुबह से जब से न्यूज़ 18 में आई खबर की हम आज वहाँ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लोग शाम से ही 5 बजे से ही लगातार में टीवी स्क्रीन्स के आगे लगे हुए हैं इस इंतजार में कि रिजल्ट्स किस तरीके से ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता है अमित इस सब को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर। वाकई बस थोड़ी देर और ये उत्सुकता भी जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी मतदान अब खत्म होने वाला है। आखिरी दौर की जो लाइंस हैं, मतदाता बस वही क्यू में दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग पार्टीज भी लगभग वाइंड अप की वहां पर स्टेज में है और उसके बाद एक एक करके हम आंकड़ा रखना शुरू करेंगे कि दरअसल कितने फीसद मतदान कुल उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तराखंड में कितने % मतदान हुआ और किन मुद्दों पर वोट लोगों ने किया है। अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, तो अब तक जितना वोटिंग हुई है उत्तराखंड के अंदर, कौन से मुद्दे ऐसे थे जो हावी रहे? मतदान के बाद किन बातों का जिक्र ज्यादा किया मतदाताओं ने? देखिए आस्था, मेरे साथ जो मेहमान है मैं सीधे इन्हीं से पूछता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना है, खुद भी एक प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़े हैं इस बार देहरादून कैंट सीट से जो बहुत प्रतिष्ठापूर्ण सीट है। धस्माना जी, यही सवाल स्टूडियो से आया है, यही मैं जानना चाहता हूं कि अभी एग्जिट पोल में तो धीरे धीरे दिखेगा ट्रेंड, लेकिन आपको क्या रियलाइज हुआ कि आपके पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और कैंपेन के दौरान किस तरीके का आपने ट्रेंड पाया कि मुद्दे क्या थे? देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो प्रचंड बहुमत की सरकार का 5 साल का जो कुशासन था। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं थी। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, उसके बाद धामी जी आए। मतलब 70 में से 57 विधायक देने के बावजूद सरकार में जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को कपड़ों की तरह बदला गया, 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और प्रदेश की जनता को हासिल हुआ 0, 0, कुछ हासिल नहीं हुआ। राज्य के वो तमाम मुद्दे जिन मुद्दों पर 2017 में वोट मांगा गया था, उन पर सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया और 5 साल का जो कुशासन रहा, मिसरूल रहा, जिसमें हाईकोर्ट लताड़ लगाता रहा। इतनी बुरी हालत रही कि फालतू जो जानवर हैं, जो आवारा जानवर हैं, उनको पकड़ने तक के लिए हाईकोर्ट को निर्देश देना पड़ा। एक ठंडी सड़क बोलते हैं, आपको मालूम है, कुमाऊं मंडल में बहुत फेमस है, उसके बारे में हाईकोर्ट को निर्देश देना पड़ा। राज्य में उन विषयों पर हाईकोर्ट को राज्य सरकार को निर्देश देना, मतलब पॉलिसी पैरालिसिस था। अच्छा, राज्य में लकवाग्रस्त सरकार थी। एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी से। बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं सुरेश जोशी, आपने क्या पाया कि कोई वोटर्स, क्योंकि आप लगातार ये दावा कर रही है कि बीजेपी हम दोबारा सत्ता में आएंगे, मिथक हम तोड़ेंगे कि उत्तराखंड में कोई एक पार्टी दोबारा चुन के नहीं आती। आपका इलेक्शन जो कैंपेन था और कैंपेन के बाद आप लोग लगातार मिले हैं, आपने रिव्यू करा है, आपको क्या लगा कि लोगों ने क्या वोट करा है बीजेपी को? अगर करा है तो क्यों करा है? देखिए अनुपम जी, पहली बात तो ये है कि इस बार का जो इलेक्शन था वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन था, क्योंकि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी तो हमने कहा था कि भाई उत्तराखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सरकार एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करेगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने 5 वर्ष के अंदर जो 1 लाख करोड़ रुपए का उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश किया था, उस 1 लाख करोड़ के निवेश की एक एक बात बतलाई। तो लोगों के जहन में एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वास्तव में जो आज चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये जितने सब्जेक्ट थे, इन सब्जेक्टों में 5 साल में काम हुआ है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें या मैदानी क्षेत्र की, संपूर्ण उत्तराखंड की बात करें, तो लोगों के दिमाग में एक बात बहुत क्लियर ये थी कि भाई इतना भयंकर कोरोना का काल आया, जो वैश्विक एक महामारी आई, उस वैश्विक महामारी के अंदर और देखना होगा कि किसके पक्ष में जनता ने अपना फैसला सुनाया है। तो आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे भी चर्चा के लिए हम आपके पास लौटेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि 2022 में उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। महा एग्जिट पोल में छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।